हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन में आपका हार्दिक स्वागत है। बिहार STET 2019 का रिजल्ट आए काफ़ी समय बीत चुका है, लेकिन फिर भी STET अभ्यर्थियों की मुश्किलें अभी ख़त्म नहीं हो रही हैं। और अब एक नई मुश्किल सामने आ गई है कि जब बिहार STET पेपर 1 और पेपर 2 की कट ऑफ बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा जारी की गई है, तो उसमें एक गलती कह सकते हैं कि बिहार बोर्ड द्वारा की गई है कि जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर मेल कैटेगरी को भी अलग से इन्होंने कॉलम बनाकर दिया हुआ है। तो कई जगह तो UR मेल के आगे 0, EWS मेल के आगे 0 यानी 0 लिखा गया है। लेकिन किसी किसी कैटेगरी में अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। जैसे कि EBC मेल साइंस विषय की अगर बात करें तो 71.4882 यहाँ पर कट ऑफ दी हुई है। तो इससे अब EBC मेल अभ्यर्थियों को यह लगने लगा होगा कि 71.4 मार्क्स लाने पर वह मेरिट लिस्ट से बाहर क्यों है। तो इसका जवाब हम आपको देते हैं कि EBC मेल यानी कि मेल के लिए पहले तो कोई भी रिजर्वेशन नहीं होता है। फीमेल की अगर बात है तो उसके लिए थोड़ा बहुत रिजर्वेशन है, तो उसकी एक अलग कैटेगरी होती है। लेकिन मेल के लिए कोई भी कैटेगरी किसी भी एग्ज़ाम में नहीं यहाँ पे प्रोवाइड की जाती है। मेल के लिए वही कट ऑफ होती है जो ओपन कैटेगरी जनरल कैटेगरी के लिए सबके लिए होती है। जैसे कि EBC ओपन में 72.974 कट ऑफ गई है, तो 71.48 वाला अभ्यर्थी इसमें मेरिट लिस्ट में शामिल नहीं किया गया होगा। तो यहाँ पर एक थोड़ी सी कन्फ्यूज़न है दोनों ही पेपर 1 और पेपर 2 की अगर बात करें तो मेल की कोई भी कैटेगरी यहाँ पर नहीं है, इसलिए मेल के आगे जैसे कि UR मेल, BC मेल के आगे 0 लिखा गया है। तो शिक्षक बहाली की आगे खबरें देखेंगे, लेकिन पहले देखते हैं कि जो प्रियंका राय मशहूर एंकर हैं उन्होंने शिक्षक बहाली के लिए क्या ट्वीट किया है। बिहार के सभी शिक्षक अभ्यर्थी बेहद परेशान एवं तनाव में हैं। लंबे समय से शिक्षक अभ्यर्थियों की नियुक्ति मानो एक चक्रव्यूह में फंस गई हो। सरकार को इनकी परेशानियों को समझते हुए शीघ्र सभी शिक्षक अभ्यर्थियों की वादे के मुताबिक नियुक्ति करनी चाहिए। इनके अलावा एंकर अलीम अतहर ने भी ट्वीट करते हुए लिखा था कि मैं हर शिक्षक अभ्यर्थी का दर्द समझता हूँ। किसी का पक्ष लेने से या किसी का विरोध करने से मुझे क्या मिलेगा। यह बात उन्होंने इसलिए लिखी थी क्योंकि अभ्यर्थी लगातार उन्हें मेरिट और नॉट इन मेरिट लिस्ट वाले अभ्यर्थियों का सपोर्ट करने का आरोप लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि अगर सभी को नियुक्ति मिलती है तो आप सभी की दुआएं और प्यार उन्हें ज़रूर मिलेंगे। सरकार से अपील है कि हर एक अभ्यर्थी को किसी न किसी तरह नियुक्ति दे। साथ में उन्होंने #इशू एस्टेट सर्टिफिकेट भी लिखा था और ATK यानी 80,000 भी उसमें मेंशन किया था। फिर कुछ अभ्यर्थियों ने उनसे कहा कि कभी समय मिले तो STET का विज्ञापन भी पढ़ लेना चाहिए आपको। फिर उसके बाद उन्होंने यह ट्वीट किया कि सबको उसकी काबिलियत के हिसाब से उसका हक मिले। कीप फॉलोइंग, शिक्षक भर्ती जल्द पूरी हो। तो इस तरह से लगातार जो मशहूर एंकर हैं, पत्रकार हैं मेन स्ट्रीम मीडिया के, वह भी लगातार सरकार पर दबाव बनाने के लिए ट्वीट इत्यादि कर रहे हैं ताकि सरकार जल्द ही शिक्षक बहाली को लेकर कोई एक्शन ले। आज के अखबारों में प्रकाशित खबरों की अगर बात करें तो सबसे मेन खबर की तरफ चलते हैं, जहां लिखा हुआ था कि सेकेंडरी +2 शिक्षकों की बहाली पर 13 जिलों की गतिविधियां अपडेट नहीं। DEO DPO को 3 दिन की मोहलत भी दी गई है। आपको बता दें कि राज्य में छठे चरण के तहत माध्यमिक एवं उच्च माध्यमिक शिक्षकों की होने वाली नियुक्ति से संबंधित शेड्यूल से जुड़ी गतिविधियों को 13 जिलों ने गूगल शीट पर अपडेट नहीं किया है। आपको याद होगा कि छठे चरण का जो शेड्यूल था उसको फिर से संशोधित किया गया है और अब यह मामला दिसंबर तक जाने वाला है। तो इसे गंभीरता से लेते हुए माध्यमिक शिक्षा निदेशक मनोज कुमार ने संबंधित 13 जिलों के जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि नियोजन गतिविधि 3 दिन के अंदर गूगल शीट पर अपडेट करें और इसे सर्वोच्च प्राथमिकता देने को कहा गया है। तो संबंधित जिलों में जो 13 जिले हैं वह पूर्वी चंपारण, लखीसराय, मधुबनी, मुंगेर, मुजफ्फरपुर, पूर्णिया, सहरसा, सारण, शेखपुरा, शिवहर, सुपौल, वैशाली एवं पश्चिम चंपारण शामिल है। तो जहां एक तरफ शिक्षा विभाग ये दावा कर रहा है कि वह 7वें चरण की तैयारी शुरू कर चुका है, वहीं दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि कुछ जिलों से छठे चरण की कार्रवाई भी ठीक प्रकार से संचालित नहीं की जा रही है। इसके अलावा छठे चरण की प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले से संबंधित खबर भी आज के अखबारों में प्रकाशित हुई है कि आयोग से मिलेगी अनुमति तो होगी काउंसलिंग। आपको याद होगा कि राज्य में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की बहाली के लिए तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने की शिक्षा विभाग की तैयारी है, क्योंकि पंचायत चुनाव को लेकर लागू आचार संहिता के मद्देनज़र काउंसलिंग के लिए राज्य निर्वाचन आयोग की अनुमति लेना ज़रूरी है।
तो पहले तो शिक्षा मंत्री से लेकर प्रधान सचिव सब यही कहते आए हैं कि पंचायत चुनाव का कोई भी असर शिक्षक बहाली पर नहीं चल रहा है, क्योंकि ये प्रक्रिया पहले से चलती आ रही है। और अब इस तरह की खबरें आ रही थी कि 15 घंटे 24 घंटे में शेड्यूल जारी हो जाएगा। फिर यह खबर एंकर के द्वारा सामने आई। एक मशहूर एंकर ने ट्वीट करके बताया था कि 7 दिनों के अंदर काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी कर दिया जाएगा। और अब अखबारों के माध्यम से यह खबर सामने आ रही है कि अगर राज्य निर्वाचन की अनुमति मिल गई तो ही शिक्षा विभाग काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करेगा। तो इस तरह की अब कंडीशंस लगाई जा रही हैं कि अनुमति मिलने के बाद ही शेड्यूल जारी किया जा सकता है। तो अब देखते हैं कि तीसरे चरण की काउंसलिंग कब होती है, किस प्रकार होती है। क्या पंचायत चुनाव का जो बहाना है वो सरकार फिर से लगाएगी या फिर राज्य निर्वाचन आयोग अनुमति दे देगा तो तीसरे चरण की काउंसलिंग हो पाएगी। आपको याद है कि 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की नियुक्ति के लिए 2 चरण की काउंसलिंग पहले जुलाई और अगस्त महीने में हो चुकी है। और अब तीसरे चरण की काउंसलिंग के लिए यह पूरा ड्रामा सरकार द्वारा किया जा रहा है ताकि ये नियोजन प्रक्रिया इसी तरह से अटकी रहे और आगे उन्हें 7वें चरण को करने में और देरी करने का बहाना मिल जाए। तो फ्रेंड्स, इसी तीसरे चरण की काउंसलिंग का शेड्यूल जारी करवाने हेतु और नियुक्ति पत्र देने संबंधित एक ट्विटर कैंपेन फिर से कल 22 सितंबर को छठे चरण के नियोजन के अभ्यर्थियों द्वारा चलाया जाने वाला है। तो उसका हैशटैग आज शाम तक डिसाइड कर लिया जाएगा। तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी आप सभी भाग लें ताकि जल्द ही छठे चरण की प्रक्रिया को पूर्ण करने में सहायता मिले और सरकार इस पर तुरंत ध्यान दे, क्योंकि आप देख सकते हैं कि फिर से पेपरबाजी शुरू हो गई है। फिर से इस तरह की खबरें आने लगी हैं। जैसे कि ये खबर देखते हैं कि 11,000 शिक्षकों की नियुक्ति के लिए जल्द होगी काउंसलिंग। राज्य निर्वाचन आयोग से शिक्षा विभाग ने मांगी अनुमति। तो पहले हमेशा से ही शिक्षा मंत्री उच्च न्यायालय का हवाला देते रहे हैं कि हाई कोर्ट की अनुमति के बाद हम शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया शुरू करेंगे। और अब फिर से ये जल्द और शीघ्र जैसे शब्दों का प्रयोग होने लगा है और अब सारा मामला राज्य निर्वाचन आयोग पर डाल दिया गया है। जैसे कि लिखा हुआ है कि पटना उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में प्रदेश में 94,000 प्रारंभिक शिक्षकों की चल रही नियुक्ति प्रक्रिया पर चुनाव आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा। तो देखिए, बार बार यह बात भी लिखी गई है कि आचार संहिता का असर नहीं पड़ेगा और फिर ये भी लिखा हुआ है कि राज्य निर्वाचन आयोग अनुमति देगा तभी काउंसलिंग का शेड्यूल पूरा किया जाएगा। इसके लिए ज़रूरी है कि फिर से हम सरकार को एकजुट होकर एक मंच पर आकर यानी ट्विटर कैंपेन में सब लोग भाग लेकर ज़्यादा से ज़्यादा ट्वीट और रीट्वीट करके सरकार को ये बता दें कि अभी भी जो शिक्षक हैं वो लगातार दबाव बनाए रखे हुए हैं, तभी सरकार कोई एक्शन लेगी और हो सकता है कि जल्दबाजी में वह तीसरे चरण की काउंसिल का शेड्यूल जारी कर दे। एक और महत्वपूर्ण खबर आज के अखबारों में प्रकाशित है कि हलफनामा दे नहीं तो हर्जाना देने को तैयार रहे शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव। तो पटना हाईकोर्ट ने सूबे के शिक्षा विभाग की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगाते हुए 4 हफ्ते के भीतर जवाब मांगा है, क्योंकि हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि बिहार का शिक्षा विभाग कितनी लापरवाही से काम करता है। साथ ही शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव एवं एनसीटीई के सचिव को भी चेतावनी दी है कि अगर वे तय समय पर जवाबी हलफनामा कोर्ट में प्रस्तुत नहीं करते हैं तो उन पर 5-5 हज़ार का जुर्माना लगाया जाएगा। खबर के मुताबिक मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ ने ललन कुमार यादव बनाम बिहार सरकार के रिट याचिका की सुनवाई करते हुए उक्त आदेश पारित किया है। मालूम होगी हाईकोर्ट के बार आदेश के बाद भी प्रतिवादी द्वारा जवाबी हलफनामा दायर न करने पर कोर्ट ने आदेश की अवमानना माना है। तो पिछले दिनों हमने देखा था कि प्रधान सचिव सभी शिक्षक अभ्यर्थियों को मर्यादित रहने के लिए कह रहे थे और खुद ही अब उन पर ये हाईकोर्ट के द्वारा अवमानना का जो मामला है वो सामने आ रहा है, क्योंकि अदालत ने अपने आदेश में भी कहा है कि अगर निश्चित समय सीमा में प्रतिवादी यानी कि संजय कुमार द्वारा हलफनामा नहीं दिया जाता है तो विभाग के प्रधान सचिव तथा एनसीटीई के सचिव के वेतन से 5-5 हज़ार रुपये काटकर पटना हाईकोर्ट लीगल सर्विस कमेटी में जमा कराया जाएगा और इसकी अगली सुनवाई अब 26 नवंबर को रखी गई है। तो जब हाईकोर्ट का आदेश आता है तो देखिए शिक्षा विभाग के जो प्रधान सचिव पर है उन पर भी आर्थिक दंड लगाया गया है। तो इसी तरह से हम सोच सकते हैं कि जब एसटीईटी मामले में भी पटना हाईकोर्ट का कोई निर्देश आएगा तो सरकार बिल्कुल तुरंत ही एक्शन लेगी और जल्द ही सर्टिफिकेट भी जारी करेगी और 7वें चरण की बहाली में कोई ना कोई महत्वपूर्ण डिसीजन ज़रूर सामने निकल कर आएगा। उसी के आधार पर सरकार कोई काम करेगी, अन्यथा ये सरकार जल्द सुनने वाली नहीं है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि पटना हाईकोर्ट में जल्द ही एसटीईटी केसेस के मामले में भी सुनवाई हो और कोई डिसीजन सामने निकल कर आए। तो फ्रेंड्स, एसटीईटी 7वें चरण की शिक्षक बहाली एवं छठे चरण के शिक्षक नियोजन संबंधित सभी अपडेट्स को इसी तरह लगातार पाने के लिए हमारे चैनल MIM न्यूज़ बुलेटिन को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।
थैंक यू फॉर वॉचिंग।